नमस्ते दोस्तों। आज है मंगलवार 10 मार्च 2026। ईरान और इजराइल की लड़ाई 10वें दिन भी रुकी नहीं बल्कि और बड़ी हो गई। पाकिस्तान में स्कूल बंद हो गए, तेल का दाम आसमान पर है और यूएई के राजदूत ने कहा कि मोदी जी का एक फोन कॉल ये पूरा युद्ध रोक सकता है। आज बहुत कुछ हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजबा खमेनी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले आईआरजीसी को मिसाइल दागने का आदेश दिया। ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने टेलीग्राम पर बताया कि खुर्रम शहर, फतह, खैबर और कदर मिसाइलें दागी गईं। एक मिसाइल पर लिखा था एट योर सर्विस सैयद मोजदबा। इसके साथ इसराइल ने IRGC के एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरान ने जवाब में इसराइल के तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलें दागी। ज्यादातर इंटरसेप्टेड हुई, लेकिन यहूद शहर में 2 फॉरेन वर्कर्स की जान गई है। ट्रंप ने कहा, हम ईरान की मिलिट्री बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, रूस से एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर आई है। व्लादिमीर पुतिन ने नए ईरानी सुप्रीम लीडर मोजबा खमेनी को खत लिखा और कहा, इस मुश्किल वक्त में रूस ईरान का पक्का साथी था और रहेगा। NBC न्यूज ने 4 सूत्रों के हवाले से बताया कि रूस ने ईरान को अमेरिकन फोर्सेस की लोकेशन की जानकारी दी। जब ट्रंप से यह पूछा गया तो उन्होंने सवाल को बेकार बताया। चाइना के वांग यी ने भी एक बार फिर कहा, तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए, ताकत से सब कुछ नहीं होता। यानी एक तरफ अमेरिका इसराइल है और दूसरी तरफ रशिया, चाइना, ईरान, दुनिया 2 खेमों में बंट रही है। दोस्तों, अमेरिका से एक दर्दनाक खबर है। पेंटागन ने कंफर्म किया कि 26 साल के सार्जेंट बेंजामिन एन पेनिंगटन, जो केंटकी के ग्लेंडेल के रहने वाले थे, 1 मार्च को सऊदी अरेबिया की मिलिट्री बेस पर ईरान के हमले में घायल हुए थे और रविवार को उनकी मृत्यु हो गई। वे प्रथम स्पेस बटालियन से थे। इस पूरे युद्ध में अब तक 8 अमेरिकी जवान शहीद हो चुके हैं। इससे पहले कुवैत में ड्रोन अटैक में 6 और सऊदी अरेबिया में 1 जवान की जान गई थी। ट्रंप ने डोवर एयरफोर्स बेस पर शहीद जवानों के शव खुद रिसीव किए थे। हर शहादत अमेरिकी घरों में एक नया दर्द लेकर आ रही है। दोस्तों, बहरी से एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वहां की सरकारी तेल कंपनी बैपको एनर्जीज ने अपनी ऑपरेशंस पर फोर्स मजूर घोषित कर दी। मतलब ईरान के हमलों से उनकी रिफाइनरी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई कि वो अपने तेल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर सकती। इसी दिन बहरीन में ईरान के ड्रोन अटैक में एक 29 साल की महिला की मौत हुई और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए। सित्रा आइलैंड पर हमले में 32 लोग घायल हुए, जिनमें 7-8 साल के 2 बच्चे भी शामिल थे। बहरीन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सायरन्स एक्टिवेट किए। दोस्तों, कल 9 मार्च को तेल बाजार में ऐसा हुआ जो 2022 के बाद पहली बार देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड इंट्राडे $120 पर बैरल तक पहुंच गया। हालांकि दिन के अंत में 104 के करीब सेटल हुआ। इसकी वजह से सेंसेक्स दिन में 76,424 तक गिरा, लेकिन FII और DII की बाइंग से रिकवर करके 77,566 पर बंद हुआ। फिर भी 1,352 अंक नीचे था। रूपी 92.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो अब तक का सबसे कम स्तर है। दिल्ली में पेट्रोल अभी 96.72 और मुंबई में 103.50 है। सरकार ने कहा, अभी दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा यह तेल की कीमत तय करेगी। दोस्तों, इंडिया की इकॉनमी को लेकर आज 3 बड़ी बातें सामने आई। मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि इंडिया को रूपी कमजोर होने, महंगाई बढ़ने और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने जवाब दिया, हमारे पास 5.3 मिलियन टन के अंडरग्राउंड क्रूड रिजर्व्स हैं, जो लगभग 80% भरे हुए हैं। तेल और गैस की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात है, LPG की 80-85% सप्लाई गल्फ से आती है और इंडिया के पास LPG का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। साथ ही अमेरिका ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की 30 डे छूट दी है, जो 3 अप्रैल तक चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आज पार्लियामेंट में पेश होगा। दोस्तों, ट्रंप ने मंडे को मायामी में प्रेस ब्रीफिंग में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यह जंग अब बहुत हद तक पूरी हो गई है और वो ईरानियन लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने ईरान में एक गर्ल्स स्कूल के पास हुए US स्ट्राइक के बारे में पूछा, जिसमें 168 लोग मारे गए थे, तो ट्रंप ने कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेट ने पहले कहा था, जांच जारी है। ABC न्यूज ने एक वीडियो सामने रखी जिसमें अमेरिकन मेड मिसाइल उस बिल्डिंग को हिट करती दिख रही है। सेनेट डेमोक्रेट्स ने इसे भयावह बताते हुए पूरी जांच की मांग की। दोस्तों, गल्फ की बड़ी खबर, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया में अपने नॉन इमरजेंसी डिप्लोमैट्स और उनके परिवारों को तुरंत निकलने का आदेश दे दिया है। इंडिया की बात करें तो MEA ने बताया कि 1 से 7 मार्च के बीच 52,000 से ज्यादा भारतीय गल्फ से वापस लौटे, जिनमें 32,000 से ज्यादा इंडियन कैरियर से आए और उड़ानें प्लान हैं। लेकिन अभी भी 90 लाख से ज्यादा भारतीय UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान में है। MEA की एम्बेसीज 24 घंटे एक्टिव है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से एक बेहद सीरियस खबर आई है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उसकी एयरफोर्स ने रब अल खाली डेजर्ट के ऊपर एक ड्रोन को इंटरसेप्ट और तबाह किया, जो शैबा ऑयल फील्ड की तरफ जा रहा था। शैबा सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े तेल फील्ड्स में से एक है। अगर यह हिट होता तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में आग लग जाती। साथ ही अल खर्ज शहर में ईरान के हमले में 2 बांग्लादेशी नागरिकों की जान गई और 12 लोग घायल हुए।
सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, किंगडम अपनी सेफ्टी एंड सोवरेनिटी के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। दोस्तों, ये सबसे दुखद खबर है। 28 फरवरी को यूएस इजरायली स्ट्राइक्स के दौरान ईरान के साउथ ईस्टर्न हिस्से में एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल के पास की बिल्डिंग हिट हुई, जिसमें 168 लोग मारे गए। एनपीआर ने कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी देखकर कंफर्म किया कि यह एक प्रिसिशन एयर स्ट्राइक थी। एबीसी न्यूज ने एक वीडियो सामने रखी जिसमें अमेरिकन मेड मिसाइल उस इमारत को हिट करती दिख रही है। सेनेट के टॉप डेमोक्रेट्स जैक रीड और जीन शाहीन ने कहा, हम हॉरर में हैं, बच्चों पर इस स्ट्राइक की फुल और इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ पहले ही बता चुका है कि इस युद्ध में 13 बार हेल्थ फैसिलिटीज पर हमले हुए। दोस्तों, इराक की स्थिति भी खराब हो रही है। ईरान और उसके इराक में मौजूद प्रॉक्सीज ने कुर्दिस्तान रीजन की राजधानी इरबिल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी, जिसमें एक कुर्दिश सिक्योरिटी मेंबर की जान गई। इसके साथ बगदाद में यूएस एम्बेसी पर रॉकेट्स दागे गए, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान ने सुलेमानिया में यूएन का होटल भी हिट किया। इराक के रुमाइला ऑयल फील्ड्स ने टैंकर की कमी की वजह से प्रोडक्शन घटाना शुरू कर दिया। स्टोरेज लेवल्स क्रिटिकल हो गई हैं। इराक और कुवैत के इस आउटपुट कट ने ऑयल प्राइसेस को और ऊपर धकेल दिया। जंग हर दिन नए देशों तक फैलती जा रही है। दोस्तों, आज दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज की इमरजेंसी बैठक हो रही है, जिसमें ईरान वॉर और ऑयल शॉक सबसे बड़े मुद्दे हैं। फ्रांस के मैक्रोन इजिप्ट के राष्ट्रपति एल सीसी से मिले और युद्ध कम करने की कोशिश में जुटे हैं। यूके के स्टारमर ने ट्रंप से बात की। ट्रंप ने पहले यूके को ईरान स्ट्राइक्स में साथ न देने पर निराश बताया था। जर्मनी और फ्रांस ने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने यूरोपियन कंट्रीज को भी इस जंग की आग में इस्तेमाल करने की कोशिश की। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि यूरोपियन कंट्रीज ने दुर्भाग्य से इन हालात लाने में मदद की। इंडिया इस पूरी बैठक पर करीब से नजर रख रहा है। दोस्तों, पड़ोसी नेपाल से एक उत्साहजनक खबर है। बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी 72 से ज्यादा डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स पर आगे चल रही है। 35 साल के रैपर से नेता बने बालन शाह ने खुद पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को उनकी ही झापा 5 सीट पर 49,614 वोट्स के बड़े अंतर से हरा दिया। नेपाल की युवा पीढ़ी ने पुरानी राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों को बधाई दी और कहा, इंडिया नई सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। काठमांडू पर अब न्यू दिल्ली की नजरें हैं। दोस्तों, घरेलू राजनीति में आज तीखी बहस होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पंजाब, दिल्ली और केरल समेत कई ऑपोजिशन वाले राज्यों ने इसका विरोध किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, हम उन्हें विश्वगुरु नहीं विश्वचेला कहेंगे। मन का यह तंज उस बात पर था जब अमेरिका ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की 30 डे परमिशन दी, जो 3 अप्रैल तक है। मन ने पूछा, क्या हमें व्हाइट हाउस से हर चीज के लिए इजाजत लेनी होगी? बीजेपी ने जवाब दिया, कांग्रेस और आप एनर्जी सिक्योरिटी को राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। दोस्तों, ये खबर हर भारतीय को गर्व से भर देगी। यूएई के पहले इंडिया में नियुक्त राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने एनडीटीवी को इंटरव्यू में कहा, पीएम मोदी का ईरान और इजरायल को एक फोन कॉल ये पूरा मामला सुलझा सकता है, बस एक कॉल। मिर्जा ने कहा कि पीएम मोदी की इज्जत गल्फ के नेताओं में ही नहीं बल्कि वहां की आम जनता और बिजनेस कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा है। यूएई ने यह भी साफ किया कि वो किसी का भी लॉन्चिंग पैड नहीं बनना चाहता। मिर्जा ने कहा, हम बातचीत करा सकते हैं क्योंकि हम ईरान के पड़ोसी भी हैं और इजराइल के इब्राहिम अकॉर्ड्स के पार्टनर भी। इंडिया की डिप्लोमेटिक ताकत इस जंग में सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के बीच पहली बार एक बड़ी दरार सामने आई है जब इजराइल ने तेहरान में 30 से ज्यादा ऑयल डिपोज और रिफाइनरीज पर हमले किए जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े थे, तो व्हाइट हाउस ने इजराइल को सीधे WTF मैसेज भेजा। एक्सियोस की रिपोर्ट में एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने कहा, हमें नहीं लगता यह अच्छा आइडिया था। ट्रंप के एडवाइजर ने कहा, प्रेसिडेंट को यह हमला पसंद नहीं आया, वो तेल बचाना चाहते हैं, जला नहीं, और इससे लोगों को महंगा पेट्रोल याद आता है। तेहरान में तेल भरी काली बारिश गिरी। यह इस पूरे युद्ध में अमेरिका और इजराइल के बीच पहला सार्वजनिक मतभेद था। दोस्तों, पड़ोसी पाकिस्तान की हालत देखिए कि हॉर्मुज़ बंद होने का असर वहां कितना गहरा पड़ा है। पीएम शहबाज शरीफ ने मंडे को टेलीविजन पर देश से बात की और कड़े कदमों का ऐलान किया। सभी स्कूल 16 मार्च से 2 हफ्ते बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन होंगी। सरकारी दफ्तर सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। 50% एम्प्लॉयज घर से काम करेंगे। सरकारी गाड़ियों का फ्यूल 50% कम होगा और 60% गाड़ियां बंद रहेंगी। कैबिनेट मिनिस्टर्स के 2 महीने की सैलरी माफ और एमपीज की सैलरी 25% कम होगी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 28 दिन की पेट्रोल रिजर्व्स बची हैं और मंथली ऑयल बिल 600 मिलियन तक जाने का डर है। दोस्तों, नेपाल के नए लीडर बालन शाह ने जीत के बाद इंडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा, नेपाल एक सॉवरेन देश है, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन इंडिया हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और हम साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीएम मोदी ने 9 मार्च को आरएसपी के चेयरमैन रवि लामिछने और बालन शाह दोनों को फोन किया। आरएसपी ने 165 में से 125 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स जीती हैं। नेपाल की राजनीति में ये एक बड़ा भूचाल है।
नेपाल कांग्रेस को सिर्फ 18, CPN-UML को 8 और कम्युनिस्ट पार्टी को 7 सीट्स मिली। बालेन शाह 2030 तक नेपाल को 50 बिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, आज की आखिरी लेकिन बहुत जरूरी खबर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पार्लियामेंट में वेस्ट एशिया की पूरी स्थिति पर बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, गल्फ में हमारे 90 लाख नागरिकों की सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और हम सभी पक्षों से युद्ध रोकने की अपील करते हैं। CBSE ने मिडिल ईस्ट में 12 से 16 मार्च के बीच होने वाले क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। कतर में इंडियन एम्बेसी ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया। LPG रिफिल बुकिंग पीरियड बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है ताकि लोग जमाखोरी न। तो दोस्तों, यही थी 10 मार्च 2026 की टॉप 20 ताज़ा खबरें। नए ईरानी सुप्रीम लीडर का पहला मिसाइल आदेश, पुतिन का ईरान को खुला समर्थन, 8वां अमेरिकी जवान शहीद, बहरीन की तेल कंपनी फोर्स मेजोर। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। कमेंट में बताएं आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी। जय हिंद।